हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 3 में आपके लिए लाए हुए हैं चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसके अंतर्गत हमारे पार्ट 1 में जो है अवतल दर्पण से बनने वाली विभिन्न स्थितियां मैंने दर्शाई हुई थी, और पार्ट 2 में उत्तल दर्पण से उत्तल लेंस से विभिन्न स्थितियां दर्शाई हुई थी। और आज अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? पार्ट 3 के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। इसके कई पार्ट जाएंगे, लेकिन कुल मिला के ध्यान रखिएगा मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप ये सारे हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो आपका पूर्ण कंप्लीट होगा साइंस, ठीक है। इससे पहले एसएसटी का भी आपके लिए एक वीडियो, एक चैप्टर 1 बन चुका है। चैप्टर 2 आपके पास जल्द आएगा। इंग्लिश का तो चल ही रहा है। तो देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी लिखने हैं, ठीक है। ये बात आपको बताने। परावर्तन क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कभी कभी कि अचानक कोई बच्चा एक धूप में खड़ा होता है। धूप में खड़े होने के बाद में वो क्या करता है कि शीशा हाथ में दर्पण लेता है, दर्पण को ऐसे शीशा को सेट करता है सूर्य की ओर, और दूसरे व्यक्ति के चेहरा की तरफ कर देता है। तो प्रकाश वहां से टकराता है, दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे एकदम चमक लगती है जाके। इसी को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का क्या लिखेंगे आप? प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का कैसे याद करेंगे आप? प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। शर्तें क्या होती है? जिन्हें परावर्तन का मतलब यही होता है कि कोई भी चिकना या पालिशदार तल मिला, उससे टकराया और टकरा करके वापस लौट आया, ये होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ये तो उत्तल अवतल दर्पण है, इसको बारे में बात करेंगे। पर प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश का किसी चिकने, कैसे लिखेंगे आप? इस टाइप से जैसे एक गिलास है, यहाँ से प्रकाश टकराया और वापस ऐसे उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या हुआ? आपतित किरण थी, आपतित किरण। ये क्या हो गई? ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। ये होता है आपतन, आपतन बिंदु पर अविलंब, अविलंब। ये हो गया आपतन बिंदु। और ये क्या हो गया? कोई दर्पण हो गया, समतल दर्पण। इसका नाम क्या होता है? सब शीशा हमारे हाथ में जो होता है वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो अब आप समझिएगा कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। शर्तें क्या होंगी? तो देखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। उधर ही होंगे, इधर नहीं कोई आएगा, ठीक है। तो नंबर शर्तें इसकी क्या होती है? नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे जो इधर वाला कोण होता है आपतित किरण का है, तो इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण इसको दर्शाते हैं आई से, आई। और जो इधर किसका कोण होता है? ये अविलंब हो गया बीच में, ठीक है। इधर कोण किसका होता है? ये परावर्तित किरण का होता है, तो इसका नाम परावर्तन कोण होता है। ये होता है आर। तो आपतन कोण आई का मान हमेशा जितने पर यहाँ आया उतने पर वापस जाएगा। तो आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। जरूर आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। कैसे? प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसकी शर्तें क्या होगी? तो नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई। ये हमारा होता है क्या? प्रकाश का परावर्तन होता है। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसको लिखते जाइएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के लिख जरूर लिया करो, ठीक है। लिखते जाएंगे लगातार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो अपवर्तन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे बाल्टी है, ये क्या है? यहाँ पे एक बकेट है। बढ़िया तो ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, बना लेता हूँ, इसकी कोई बात नहीं, बढ़िया बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये बकेट हो गई, एक बाल्टी हो गई। पहले जमाने की है, ऐसे उसमें टाँके लगा करते थे। ये बकेट हो गई, ठीक है। इसमें भरा है जल, इसमें भरा है जल। ऊपर किसी ने ऊपर से टॉर्च लगा दी। किसी ने लगा दी टॉर्च। यहाँ पे स्विच था इसका। टॉर्च जलाई तो टॉर्च की किरण फोकस वाली थी, सीधे किरण गई तो सीधे, लेकिन अंदर जाके हल्की तिरछी हो गई ऐसे।
एक तरफ को खाएं, उधर को या इधर को तिरछे हो गए। तो बस यही होता है कि जब कोई प्रकाश, अब जैसे एक माध्यम क्या हो गया, वायु हो गया, एक माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान देना कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, जल भी पारदर्शी होता है, इधर उधर दिखाई देता है, और वायु भी होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हल्का सा तिरछी हो गई, विचलित हो जाती। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप जितना तिरछा लगा देंगे उतना तिरछा हो जाएगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये प्रयोग आप कर सकते हैं घर पे, अगर आपकी इच्छा हो तो बाल्टी भर के आप कर सकते हैं, टंकी भर के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ऐसे लगाना, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। शर्तें क्या होगी, तो पहला शर्त तो वही होगा, देखो एक ही तरफ है, इधर भी इधर भी, तो आपतित किरण, अब यहाँ पे परावर्तित नहीं होगा, यहाँ पे नाम क्या होगा, अपवर्तित। इसमें होता है अपवर्तन, अपवर्तित होगा, वहां परावर्तन था तो परावर्तित होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम था। आपतित किरण खाली यहाँ परावर्तन था तो परावर्तित किरण होगा, यहाँ अपवर्तित किरण होगा, ठीक है, इतना अंतर रहेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहली शर्त हो गई। दूसरी बात क्या होती है, इसमें किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, इधर वाला जो कोण, जैसे ये अविलंब हो गया, इधर आपतन कोण साइन आई हो गया, उधर साइन आर हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये वाला ये अविलंब हो गया, ये साइन आई, साइन आई, ये साइन आर हो गया, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या में साइन होता है, ठीक है, साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण आई बटे अपवर्तन कोण आर बराबर क्या हुआ, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2, बराबर लिख देना नियतांक, बराबर नियतांक हो जाएगा। और आगे इसको बॉक्स में बंद कर देना, लिख देना इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें क्या शर्तें क्या होती हैं, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी आपतन कोण आई यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2 बराबर नियतांक, ये हो गया, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, नोट कर लीजिएगा उसको, इसको भी नोट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, इसमें पीडीएफ के अंतर्गत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए पीपीटी माध्यम रखा हुआ आपको पढ़ाने के लिए, ये जल्दी भी हो जाता है और इजी भी होता है, समझ में भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है पूरी तरह से टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सबसे पहली बात, सघन माध्यम से, इसमें दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यही इसकी शर्तें भी हैं कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरा प्रकाश विरल में नहीं होगा, वापस लौट आएगा सघन माध्यम में। तो कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण, कैसे याद करेंगे आप, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर वापस सघन माध्यम में लौट आता है और इस घटना को प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बहुत सरल है, अगर आप याद करेंगे तो बेहतर इजी पड़ेगा आपके लिए, बहुत सरल है, इसको कई बार रटो। एक बार आंख बंद करिए,
तो देखो एक बार आंख बंद करके याद करिएगा कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में जहां किरण गई थी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्तें क्या होगी तो पहला नंबर यही शर्तें ली देना, नंबर 1 ए वाला, नंबर 2 ए वाला। प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। दूसरा नंबर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, उदाहरण क्या होंगे तो ये एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। इनमें कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है तो पानी का बुलबुला प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण परावर्तित करता है। पानी के बुलबुले चमकदार दिखाई देते हैं तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ही उसको परावर्तित कर देते हैं। दूसरी बात, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरे के अंदर जो प्रकाश होता है वो कई स्थिति से जाएगा लेकिन वापस जब भी निकलेगा जब क्रांतिक कोण मान 24 डिग्री से कम हो जाए, तो इसीलिए हीरा जो है लगातार चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पानी के बुलबुले के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकते हैं, दूसरा नंबर हीरे का चमकदार दिखाई देना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। आपतन कोण जस्ट अपोजिट अपवर्तन कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए, तो सघन माध्यम, क्रांतिक कोण कैसे आप समझेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, यानी I प्लस R बराबर 90 डिग्री। क्या होगा कि I प्लस R बराबर 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण को I कहते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के का 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, सी से दर्शाते हैं। सूत्र होता है साइन सी बराबर 1/n, एन बराबर 1/, साइन सी, इसे सी से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो ये इसका क्रांतिक कोण का परिभाषा जरूर आता है, याद कर लीजिएगा। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से दर्शाते हैं। सी का मतलब क्या होगा, साइन सी बराबर 1/n, जहाँ एन अपवर्तनांक। ठीक है, मैं कई बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप पढ़ते देखते देखते आपको याद हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताए। तो गोलीय दर्पण का मतलब होता है यदि किसी कांच के खोखले गोले को एक विशेष विधि द्वारा बीच से काटकर उसके एक भाग पर कलई अथवा पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है, और इसी प्रकार बने दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे क्या था कि कांच का एक गोला था, कांच का गोला था, हमने क्या किया, हमने इसको बीच से काट दिया। अब एक भाग इधर आ गया, इधर आ गया, और एक भाग इधर हो गया। कहने तो कैसे बने, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। हमने इसमें इधर को कलई कर दी, ऐसे कलर कर दिया तो परावर्तक यहाँ हो गया। इसमें हमने अंदर कलई कर दी तो परावर्तक बाहर हो गया। तो ये क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जब किसी विशेष प्रकार के खोखले गोले को या जब किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके अंदर या बाहर या एक और पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा भाग परावर्तक बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इस बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है उत्तल दर्पण। जब क्या होगा कि दबे हुए तल पर कलई कर दी गई, ये क्या है, ये उत्तल है। उत्तल क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपरी, उत्तल ऊपर ऊपरी, ऊपरी तल पर परावर्तन हो गया, अंदर वाला तल कलई हो गई। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है और परावर्तन बाहर की ओर उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण की जब बात करेंगे तो वह गोलीय दर्पण जिसके कैसे वाले, जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है, परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहता है। अवतल अंदर, उत्तल ऊपरी तल। ठीक है, तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, कैसे लिखेंगे, जब आप उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो जो दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होगी और परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, तो जब उत्तल दर्पण है, देखना ऐसे यहाँ टकराएगा तो ये दूर तक किरणें फैलाएगा। ये क्या करता है, ये प्रकाश को अपसारी होता है। अपसारी माने फैलाने वाला होता है, अपसारी माने फैलाने वाला, प्रकाश को फैला देता है। यह अपसारी होता है। इसका उपयोग बाजारों, गलियों में, लैंपों में अधिक भाग को प्रकाश, ऐसे लैंप लगे हुए हैं बहुत दूर तक क्षेत्र को प्रकाश करते हैं। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है लैंप सड़क के किनारे, ये खंबा पोल गड़ा हुआ है,
पोल गड़ा है और पोल पे एक ऐसे करके स्टैंड लगा है, स्टैंड पे एक ऐसे करके लैंप लगा है। तो ये लैंप यहाँ भी प्रकाशित करेगा, इतना एरिया चमका देगा। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह बाजारों और गलियों में लगे लैंपों में अत्यधिक भाग को प्रकाशित करने में किया जाता है। ट्रक, बस और मोटर कार, उनमें ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। ये क्या करता है, पीछे के भाग को छोटा बना देता है। ठीक है, ट्रक, बस और ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए। ठीक है, तो जो ट्रक वगैरह होते हैं, हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो साइड में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है अवतल दर्पण। दो प्रकार का होता है अवतल दर्पण, बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है, परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और क्या होगा, इनका काम क्या होता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है और उत्तल दर्पण छोटी। अगर उत्तल दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती तो उसको ड्राइवर की सीट के पास नहीं लगाते, पता चलता पीछे ऑटो आ रहा है, वो ऑटो का ट्रक दिखाई देता, एक ही में भर जाता शीशा। लेकिन क्या होगा कि बहुत छोटे, पीछे 50 ऑटो खड़ो कर दो और जैसे ड्राइवर साइड से देखेगा तो उसको सारे ऑटो दिखाई देंगे लाइन बार। तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है, इसीलिए इसको हजामत बनाने में जो नाई वगैरह होते हैं, बार्बर होते हैं, वो अपनी दुकानों में लगाते हैं। तो ऐसे अगर वो से बना रहे होते तो ऊपर छोटा सा भी बाल छूट गया, बहुत बड़ा बाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नंबर की हजामत बनाने में इसका उपयोग होता है। डॉक्टरों द्वारा आँख कान गले इसका निरीक्षण करने वाली जो मशीन इनके पास होती है डॉक्टरों के पास, देखो डॉक्टरों के पास जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होता है, कान की मशीन, कान की जांच देखो कैसे की जाती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टरों के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो क्या करते हैं, कान में अगर कूड़ा पड़ गया, कुछ भी पड़ गया तो उसको वो चेक कर देते हैं, क्या पड़ा हुआ है पता चल जाता है। कान की जांच करने वाली मशीन, देखो किस तरीके का इनका इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। शायद आप लोगों ने, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे ये मशीन होती है। ठीक है, ये मशीन वो क्या करते हैं, कान में ऐसे लगा देंगे और साइड में मोबाइल से ऐसे चेक कर सकते हैं, टीवी से उनके पास एलईडी होती है, एलईडी पर देख सकते हैं। तो इनमें जो मशीन होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है और ये चित्र को बहुत ही भारी दिखाई देता है। ये सारी मशीनें हैं, कान को मशीन जो होती है, ये सारी मशीनें इसमें लगी हुई हैं, ये ऐसे। ठीक है, कान में लगाएंगे और सामने अंदर की ओर देख लेते हैं। ठीक है, तो कान की मशीन जो होती है वो, उसमें कौन सा दर्पण होता है, इस टाइप की होती है डॉक्टरों के पास। ठीक है, ये सारी मशीन कान की मशीनें होती हैं। तो कान की मशीन में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, टेबल लैंप के शेडो में, टेबल लैंप में थोड़ा भाग हमें चाहिए, इतना ही भाग प्रकाश करना है, तो टेबल लैंप के शेडो में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन, मोटर कार, स्टीमर आदि, सर्च लाइट, इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका फोकस लंबा होता है। रेल इंजन, मोटर कार, स्टीमर, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका फोकस बहुत ही कैसा होता है, दूर तक जाता है, छोटा सा फोकस आता है। ठीक है, तो दूर तक जाकर इसका फोकस आता है। तो ध्यान रखिएगा, हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा आँख कान गले निरीक्षण करने वाली मशीन में, टेबल लैंप के शेडो में और रेल इंजन, मोटर कार, स्टीमर आदि में। ठीक है, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर आप बाहर की ओर अंदर की ओर कलाई करें, परावर्तन उभरे हुए तल से हुआ तो उत्तल दर्पण हो गया, परावर्तक तल, ऐसे आप चित्र बना देना। ठीक है, एक कलाई किया हुआ तल, इधर अवतल दर्पण बनाना तो इधर परावर्तक तल कर देना, ये कलाई किया हुआ तल हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, अंदर की ओर परावर्तन होगा, उसमें बाहर की ओर परावर्तन होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और क्या है, अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आज हम आपको कुछ और पॉइंट बच्चे भी इनको समझा देते, 2-3 है, और उसके बाद 2 डेरिवेशन, ये वाले, ये दोनों डेरिवेशन हैं हमारे, उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन, अवतल दर्पण सूत्र का, इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए हमारा क्या होगा, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो मुख्य फोकस का मतलब कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। यानी किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें पहले आपतित होंगी और फिर परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को मुख्य फोकस
कहते हैं। ठीक है, दूसरा मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आपने दर्पण बनाया और सीधी रेखा चली गई, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, ये वक्रता मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र यही हो गया, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण कांच के जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसी केंद्र को ही क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक कहाँ होगा, देखिए उत्तल दर्पण में ये परावर्तक तल है, तो केंद्र यहाँ थोड़ा जिधर झुका होगा यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, तो परावर्तक के दूसरी ओर होता है। और अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तक तल यहाँ पे है तो इसकी ओर ही होता है, परावर्तक तल की ओर होता है। यही बात इन्होंने बताई हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बस अब हमारे न्यूमेरिक हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।